नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए जो जीके है उसमें इतिहास में इस बार 5 नए टॉपिक जुड़े हैं, जिसमें राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919, जन राष्ट्रवाद का विकास 1919 से 1942, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, तथा 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। बाकी टॉपिक तो वो सेम ही है, ये 5 नए जुड़े हैं। तो ये मैं आपको यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैं पूरा प्रयास रहेगा कि 5 क्लास में जो है इसको कंप्लीट करवा दें। तो आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं तो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा, आप थोड़ी स्पीड करके पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का विकास। तो ये वैसे तो देखो, इस टॉपिक को क्या है, विस्तृत बहुत ज़्यादा कर दिया है। जैसे 1857 के क्रांति आपके टॉपिक में है, और पहले गुप्त काल, किसी टाइम में मौर्य काल भी था सिलेबस में, उसको हटा दिया। गुप्त काल भी था, उसको हटा दिया, पिछली बार था। और मुगल काल था, वो सब हटा दिया। अब सीधा 1857 से आपके इतिहास शुरू हो रहा है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इन्होंने रखी है। अब इसमें 1857 की क्रांति तो आप अक्सर पढ़ते हैं और मैंने भी कंप्लीट करवा रखी है। तो 1857 के बाद से राष्ट्रवाद का विकास आपके सिलेबस में दे रखा है 1858 से 1919 तक का। फिर अगले टॉपिक में है 1919 से 1942। तो इस दौरान जो प्रमुख घटनाएं घटी, जैसे क्या क्या घट सकती है कि 1857 के बाद कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ध्यान में होगा, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, वो आई थी व्यापार के लिए, परंतु यहाँ पे धीरे धीरे मौके का फ़ायदा उठा के शासन करने लग गई। और 1757 में अंग्रेजी राज की स्थापना का वर्ष माना जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान में होगा। तो प्लासी का हुआ, फिर 1764 में बक्सर का हुआ। तो बंगाल से अंग्रेज़ों ने राज शुरू करते हुए, हालांकि उन्होंने द्वैध शासन को अपनाया था, राजस्व का काम वो देखते थे और शासन व्यवस्था का काम वहाँ के नवाब देखते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है और भी इलाकों को जीतते हुए भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, और कंपनी का शासन चल रहा था। कंपनी के शासन से, अंग्रेज़ों के शासन से जनता परेशान हो गई, विशेषकर सैनिक परेशान हो गए। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जनता ने सैनिकों का सहयोग दिया। तो वो घटना कहलाती है 1857 की क्रांति। क्रांति का दमन कर दिया गया 1858 में, और कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया गया। शासन दे दिया गया था सीधा ब्रिटिश ताज को। ब्रिटिश ताज को यानी ब्रिटिश महारानी को डायरेक्ट दे दिया कि भाई कंपनी जो है वो तो लालची थी, अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी। ब्रिटिश ताज जो है वो अपने आदर्शों के लिए जो है वो राज कर रहा है, कि भाई वो यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यानी उनका ये कहना था। अब जैसे आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि जो ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति, ईरान पे हमला कर रखा है, और उनका अपना तर्क है कि हम यहाँ पे शासन लोकतंत्र लाना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से वो यही था, ब्रिटिश ताज का भी यही था कि वो भारत में सुशासन या अच्छी व्यवस्था के लिए जो है शासन कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ। तो 1858 के बाद से हम ये देखेंगे कि भी राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। राष्ट्र यानी नेशन, देश, देश के प्रति भक्ति की भावना। वाद, वाद का मतलब है कि विचारधारा आ जाती है, जैसे गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ठीक है। तो वाद का मतलब हो गया एक आइडियोलॉजी। तो देश के प्रति भक्ति की भावना, एकता की भावना, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, विभिन्न प्रकार से। तो वैसे तो भारत के अंदर प्राचीन काल में ही, चाहे मौर्य काल हो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से लेके गुप्त, उसके बाद में वर्धन के समय उत्तरी भारत में, फिर मुगल काल में भी, तो ऐसे करके काफ़ी बीच बीच में पूरे देश में लगभग एक जैसा शासन रहा था, परंतु हमेशा नहीं रहा। तो अंग्रेज़ों जब आए थे, अंग्रेज़ यहाँ पे, और जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तब भारत के अंदर कई प्रकार के राजे महाराजे थे और वो आपस में लड़ते थे। तो पूरे देश के अंदर जो वर्तमान में जो भौगोलिक भावना है, वो उस समय जो है पूरे देश के अंदर एकता की ऐसी भावना नहीं थी। जब पूरे देश के अंदर एकता की भावना आई और भौगोलिक रूप से भारत को
राजनीतिक रूप से भारत को एक यूनिटी के रूप में लेना शुरू किया, तब से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। पूरे भारत के लोग अंग्रेज़ों के शासन से परेशान हो गए थे, वो उनको यहाँ से निकालना चाहते थे। तो इसी प्रकार से वो जो भावना है राष्ट्र के प्रति मर मिटने की, वो राष्ट्रवाद की भावना कहलाई। उसका विकास कैसे हुआ? तो विकास कई धीरे धीरे चरणों में हुआ। जैसे आप इटली और जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। आज से 150 साल पहले जर्मनी और इटली नाम के कोई देश थे ही नहीं। 1870 से पहले प्रसा था और अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ था। इटली है वो भी कई राज्यों में बंटा हुआ था, जिसमें पोप का राज्य हो गया, सार्डिनिया पीडमांट हो गया, वगैरह वगैरह, अलग अलग, सिसिली का राज्य ऐसे। फिर उनके अंदर भी एकता की भावना आई, उसके पीछे भी कई कारण थे। फिर वो एक हुए और एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने आए। ऐसे ही भारत जो है, अंग्रेज आए थे उस समय अलग अलग बिखरा हुआ था, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जैसे भावनाओं में और अलग अलग शासकों में। परंतु अंग्रेज़ों के अत्याचारों और कुछ गतिविधियों के कारण से जो है पूरा देश एकजुट हो गया उनके खिलाफ और फिर उनको यहाँ से भगाया। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, तो ये ही इसका विकास 2 चरणों 3 चरणों में अलग अलग समय हुआ। जैसे सबसे पहले हम देखें 1858 कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश राज का शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों ने कुछ सुधार वगैरह भी करने शुरू किए, कुछ शासन अधिनियम भी लाए। उसके बाद में 1885 भी एक बड़ी घटना है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उस पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चला। पार्टी की स्थापना में भी फिर 2 चरण आए। पहला उदारवाद था, उदारवाद, जिसमें वो सरल तरीके से मांग करते थे, जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय रहा, 20 साल का। और उसके बाद में आया, हम उग्रवाद शब्द ठीक नहीं है, हम इसको गर्मपंथी कह सकते हैं। वो नरमपंथी थे, ये गर्मपंथी थे, जो कि 1905 से 1919 तक चला। फिर 1919 में गांधी युग आ गया, जो कि 1942 तक मुख्यतः प्रभावी रहा, भारत छोड़ो आंदोलन तक। उसके बाद में एक अलग दिशा हो गई आंदोलन की। तो इस प्रकार से ये अब 1885 से पहले क्या था, तो पहले भी कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी, कुछ संस्थाएं बनी थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और जो लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों की संस्था, कुछ और संस्थाएं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, दादा भाई नौरोजी की, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने भी कुछ प्रयास किया संगठित होने का, एकता लाने का। और कुछ अंग्रेज़ों से भी भूलवश अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए किया और उसका भी फायदा भारतीयों को मिला। जैसे मान लो रेल है, डाक है, तार है। रेल, डाक, पोस्ट ऑफिस और तार। तार क्या होता है? मैसेज भेजने का पहले एक माध्यम होता था, जिसमें मैसेज जो है बहुत जल्दी पहुंच जाता था। तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए चलाया था, व्यापार और अपने सामरिक दृष्टि से, परंतु भारतीयों को भी फ़ायदा मिला। डाक से सूचना भेजनी हो, रेल से यात्रा करनी हो, अब जो नेता थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो पैदल या और साधन से लेट पहुंचते, रेल से जल्दी पहुंचने लग गए। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों के साथ साथ अपने भी काम आई। अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अपनाया था मैकाले ने 1835 में, वो भी अपने काम आया। कैसे भाई? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को उन्होंने देनी शुरू की, तो कई जो विद्वान लोग थे उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी। पढ़ने के बाद में उन्होंने पाश्चात्य साहित्य जो अंग्रेजी में उपलब्ध था, चाहे उसमें रूसो का हो, वाल्टेर का हो, कोई और हो, क्रांतिकारी लोगों के, विचारकों के, फ्रांस की क्रांति की घटनाएं हो, विदेश में क्या हो रहा है इसको पढ़ा, अखबारों में क्या आ रहा है उसको पढ़ा। तो राजा राम मोहन राय से लेकर तमाम जो बड़े विद्वान थे उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी, तो उनका दिमाग विकसित हुआ। उनको पता चला कि लोग किस प्रकार से स्वतंत्रता से जी रहे हैं, लोकतंत्र, आज़ादी, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा। तो जो उसूल थे, जो सिद्धांत थे फ्रांस के क्रांति के, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, आदि सब चीज़ों को उन्होंने पढ़ा और उससे वो प्रेरित हुए तो उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया कि देखो विदेशों में यही हो रहा है और हम कहाँ जी रहे हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं, हम गुलामी में जी रहे हैं। फिर साथ ही जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, चाहे राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद जी हो, इन्होंने भी, अब ये तो आपके वैसे पिछली बार अलग अलग टॉपिक थे, इस बार उन्होंने वो 2-3 विद्वानी नहर रख के टॉपिक दे दिया है, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। तो उनको तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी कुछ और कोई छोटी मोटी बातें हैं वो भी आपको देखनी होगी। तो फिर क्या हुआ, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई विदेशी शासन भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता, भले ही अपना स्वदेशी कितना ही बुरा हो। देखो कहते हैं ना, अपना तो अपना ही होता है भाई, आपका तो आपका ही होता है। तो वही बात है कि भाई अपना तो अपना ही होता है, विदेशी चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना, अपने किस काम का। तो इस प्रकार से स्वदेशी की भावना आई। तो स्वदेशी की भावना शुरू हुई, आंदोलन हुआ, नारे लगे, और स्वदेशी के लिए जो है फिर बड़े स्तर पर अभी आंदोलन हुआ। फिर अंग्रेज बीच बीच में बौखलाहट में गलती करते गए, जैसे बंगाल का विभाजन किया उन्होंने 1905 में। तो उन्होंने सोचा कि इनमें फूट पड़ेगी, परंतु हुआ उसका उल्टा, एकता की भावना बढ़ी, रक्षाबंधन के रूप में मनाया। तो अंग्रेज़ों के बीच बीच में जो भी कारनामे थे, उनसे भी नुकसान उन्हीं को होता गया। जैसे कांग्रेस की स्थापना तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, उन्होंने सोचा एक मंच मिल जाए, परंतु वही मंच आगे जाके देश की एकता का बड़ा मंच बन गया। तो इस प्रकार से अलग अलग घटनाएं जो घटी। साथ ही साथ जहां नरम गरमपंथी थे और उधर गांधी जी का चल रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी चल रही थी। क्रांतिकारी क्या करते थे, वो कहते थे कि बदलाव तेजी से आएगा, गोली का जवाब गोली है। तो अंग्रेज अगर अत्याचार कर रहे हैं तो उनका खात्मा करना होगा। अब किसी अंग्रेज अफसर ने मान लो किसी भारतीय को फांसी की सज़ा सुना दी, तो वो जो सज़ा सुनाने वाला जो मजिस्ट्रेट होता था, अब उसकी खैर नहीं थी, उसको तो जाना ही जाना तय हो गया। तो इससे अंग्रेज़ों के अंदर भी एक खौफ पैदा हुआ कि भाई इस देश के अंदर ज़्यादा दिन हम नहीं टिक सकते। तो जो नौजवान थे, युवा थे, उनके अंदर एक अलग ही जो है वो था उनका लक्ष्य कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, उसके लिए चाहे खून बहाना पड़े, चाहे अपने आप को कुर्बान करना पड़े। तो इसलिए उनका क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो 1897 में चापेकर बंधुओं ने जो प्ले कमिश्नर रैंडोर आर्म्स जो है उसकी हत्या से शुरू की, फिर प्रफुल्ल चाकी हो, चाहे फिर काकोरी कांड हो, भगत सिंह सुखदेव उनका हो। तो भगत सिंह सुखदेव ये तो मेरे ख्याल से आपके अलग से टॉपिक में है ना, इनको रखा है चंद्रशेखर आज़ाद। और तो ये गतिविधियाँ ये भी साथ चलती रही थी। तो इन सब गतिविधियों का योगदान था राष्ट्रवाद के विकास में। तो 1858 से लेके 1919 तक जो भी प्रमुख घटनाएं घटी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले तो राष्ट्रवाद के विकास का कारण, क्या क्या कारण है, तो कुछ कारणों की तो चर्चा हो गई है। रेल डाक तार है, ब्रिटिश ताज है, फिर भारतीयों का शोषण है, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उनके प्रति लगाव की भावना है, फिर कांग्रेस की स्थापना से पहले की संस्थाएं, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, फिर उदारवादी नेता, गरमपंथी नेता, फिर कांग्रेस पार्टी में फूट, फिर वापस लखनऊ समझौता, 1907 का जो सूरत फूट, उसके बाद में 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। इन सब चीज़ों को हम मुख्य रूप से देखेंगे और फिर जो है मेरे ख्याल से इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो अपने कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि दूसरी क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा दूं। इसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन 40-50 में अभ्यास करवा दूंगा जैसे ये क्लास ख़त्म होगी। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं PDF के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं कि भाई मैं यहाँ पे आपको नए वाले टॉपिक ही करवाऊंगा, बाकी पहले वाले टॉपिक अगर आपको देखने हैं, बाकी टॉपिक दूसरे, तो फिर आपको जो है उसके लिए मैंने एप्लीकेशन में क्लासेस लगा रखी है यस गुरु प्राइम नाम से, उसमें आप देख लेना। चलिए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यस गुरु प्राइम। ठीक है, उसमें हिस्ट्री और अन्य कुछ सब्जेक्ट के भी कोर्सेज है, तो वो आप वहाँ से बाकी क्लासेस देख सकते हैं। नए वाले टॉपिक में आपको मैं इसमें करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919। मेरे ख्याल से फॉन्ट पर्याप्त आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे NCERT की किताब हो, RBSC की हो और प्रमुख विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, तो उन मानक पुस्तकों का निचोड़ है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में भारतीयों को असफलता मिली थी, वो अंग्रेज़ों को भगा नहीं पाए थे, परंतु उस क्रांति ने भी हमें प्रेरित किया। भारतीयों को, भारतीय जो क्रांतिकारी आगे के जो लोग थे, जो नेता थे, उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और भारत का शासन अब क्या हुआ, सीधे ब्रिटिश ताज, यानी महारानी कौन थी उस समय, विक्टोरिया। देखो इसको आप याद रखना, दो नाम आते हैं, एक तो एलिजाबेथ नाम आता है। जब कंपनी की स्थापना हुई थी
उस समय महारानी थी एलिजाबेथ। तो बेथ से आप मारवाड़ी ट्रिक याद रख लेना, बाथेड़ा, बाथेड़ा होता है ना, माथा पच्ची बाथेड़ा, तो उसने यहाँ पे बाथेड़ा किया, यहाँ पे आके कंपनी को भेजा। विक्टोरिया को ऐसे याद रख लेना, ये वी का साइन बनाते हैं, तो वी से विक्ट्री हो गई, और विक्ट्री यानी जीत, और 1857 के क्रांति में जीत किसकी हुई थी? विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया थी क्रांति के समय। अब क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज या विक्टोरिया के हाथों में शासन चला गया। 1858 से 1919 का जो कालखंड है, तो उसमें भारतीय राजनीतिक चेतना जागृत हुई। लोगों को लगा कि भाई हम भी एक देश के निवासी हैं और हमारे ऊपर विदेशी लोग राज कर रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। हम अपना शासन खुद चला सकते हैं, हमें इनको भगाना चाहिए। और एक अखिल भारतीय संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो मुख्यतः कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया, उसका उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भी ये राष्ट्रवाद की भावना है, उसका विकास होने का कौन सा एक कारण नहीं है निम्न में से? तो देखो, पहला है राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। राजनीतिक भी था, प्रशासनिक भी था और आर्थिक भी था। अंग्रेजों ने क्या किया कि एक जैसा शासन यहाँ पे दिया, और एक जैसा उन्होंने जो है प्रशासन, राजनीति, यानी एक गवर्नर जनरल था, फिर राज्यों में एजीजी थे, जिला स्तर पे प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, तो एक पूरा सिस्टम उन्होंने ढांचा दिया। तो इससे वो नेचुरली, जो उन्होंने तो अपनी सुविधा के लिए किया, परंतु नेचुरली हमारे अंदर एकता की भावना आ गई। तो एक समान कानून, एक समान न्याय प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा, ये हुआ। साथ ही साथ जैसे रेलवे, संचार के साधनों का योगदान 1853 में, टेलीग्राम है, तो इससे भौगोलिक दूरियां कम हो गई, लोग साउथ के उत्तर में, उत्तर के साउथ में आने जाने लग गए। गांधी जी ने बड़ी बड़ी दूरियां तय की, तो रेल की वजह से संभव हुई, तो लोग वैचारिक रूप से भी करीब आए। फिर है पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक विचार। पाश्चात्य यानी पश्चिमी, अंग्रेजी शिक्षा। अब पाश्चात्य लोग, अब ये तो मानना ही पड़ेगा, बड़ी बुराई कर रहे हैं, पर कुछ अच्छाई भी है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कुछ लोकतंत्र के विचार दिए। रूसों ने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, हर जगह भेड़ियों से झगड़ा हुआ है। वाल्टेयर ने कहा, आप पढ़ते हैं कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, भले ही आप सहमत हुओ या नहीं हुओ। तो अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी, ये जो भावनाएं हैं, ये कुछ पाश्चात्य विद्वानों में थी, उनकी प्रसिद्ध किताबें थी, और उनको भारतीय लोगों ने पढ़ा और फिर लोगों को बताया, तो ये इनसे जो है वो फायदा हुआ। तो मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले, आप मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा नाम। 1835 में इसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति दी। मैनेजमेंट हो और बाकी तमाम कोर्स हो, इनकी किताब हो PYQ की, एक मैनेजमेंट की, एक फर्स्ट ग्रेड की, वो सब उपलब्ध है एप्लीकेशन में ही, सीधा आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐप को आप अपडेट ज़रूर कर लेना, और ये जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दी है मैंने, आप वहाँ से रिविज़न कर लेना। ठीक है, तो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उसका उद्देश्य क्या था कि भी काले अंग्रेज तैयार करना, यानी ऐसे भारतीय जो देखने में भारतीय, दिमाग से अंग्रेज है। तो वो ये चाहता था कि इनको अंग्रेजी माध्यम से वो पढ़ें और पूरे अंग्रेजी कल्चर में ढल जाए। परंतु उसका नुकसान अंग्रेज़ों को हुआ कि जो भारतीय लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी तो पढ़ी, परंतु अपनी मातृभूमि को भूले नहीं, और अंग्रेजी भाषा ने भारत के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के बीच एक संपर्क भाषा स्थापित कर दी। जैसे आज भी देख लो ना आप, भाई आपको विदेश कहीं जाना है या साउथ में जाना है, आपको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, उनको हिंदी नहीं आ रही, तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिससे आप थोड़ा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इससे भी फायदा हुआ। उसके अलावा रूसो है, मिल है, मेजिनी है, वाल्टेर है, इनके जो विचार थे उनसे भी भारतीय परिचित हुए, और उनके अंदर देश के प्रति भक्ति की भावना, एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पैदा हुई। आर्थिक शोषण, अब अंग्रेज़ों ने आर्थिक शोषण तो जम के किया ही था, और भारतीयों को गरीब कर दिया। जब अकाल पड़ते थे, तो अकाल तो प्राचीन काल में भी पड़ते थे, तब इतना नुकसान नहीं होता था। अंग्रेज़ों ने ऐसा शोषण किया कि अकाल में अपने यहाँ लाखों लोग मारे जाते। तो जितनी भी गरीबी आई यहाँ पे, शोषण हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार अंग्रेज़ थे। ये बात पहले आम भारतीय की समझ में नहीं आई, परंतु कुछ ऐसे विद्वान हुए जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पारसी, ईरान अभी जो चल रहा ना, ईरान के थे वैसे वो पारसी थे, वो यहाँ पे बस गए थे। तो उन्होंने बताया कि भारत में जो धन है वो अंग्रेज यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं,
ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे स्पंज होता है ना, जिससे अपन पोंछे से जैसे निचोड़ के उधर निचोड़ते हैं, स्पंज से यहाँ से भरा और वहाँ निचोड़ा, यानी यहाँ से धन विभिन्न रूपों में ब्रिटेन जा रहा है और भारत का नुकसान हो रहा है। तो ये याद रखें, भारत का धन ब्रिटेन की ओर जाने लगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश क्या है? दादा भाई ये कहते थे कि ओरिजिनल में जो ब्रिटिश है वो तो अच्छा है, परंतु यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं है, यहाँ अन ब्रिटिश रूल है। ब्रिटेन का रूल तो वहाँ रह गया, यहाँ पे वो वैसा नहीं चला रहे, यहाँ उसका उल्टा चला रहे हैं। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही R.C. दत्ता, रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने भी एक किताब लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। इसमें भी उन्होंने बताया कि भारत की गरीबी का कारण क्या था, ब्रिटिश नीतियाँ थी। बाकी इससे पहले भी बहुत सारे हमलावर आए, यहाँ से धन लूट के भी ले गए, परंतु उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बार में लूट के ले गए, अंग्रेज तो रोज ले जाते थे। कुछ हमलावर आए तो वो यहीं बस गए, तो धन यहाँ का यहीं रह गया, वापस जनता के काम आ गया। अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेज यहाँ रहने के हिसाब से नहीं आए थे, बस वो तो यहाँ से पैसे ले जाने के लिए, धन के ले जाने के लिए आए थे। उसके अलावा कुछ ऐसे अंग्रेज अफसर भी थे जो दिमाग से बहुत सड़े हुए थे, वो भारतीयों के प्रति बदले की भावना रखते थे, उनको दबा देना चाहते थे, जैसे लॉर्ड लिटन है, उसके अलावा कर्जन है। ये दो ऐसे नाम आते हैं, एक तो लिटन और एक कर्जन। ये नाम से देखो कैसे लग रहे हैं, अजीब से, है ना। जबकि एक अच्छा इंसान भी आया इनमें, उसका नाम था रिपन, लॉर्ड रिपन। ये गुड था और ये जो है वो बड़े खराब थे। तो इनकी नीतियों से भी कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को जितना ज़्यादा फिर दबाया जाता है, पीटा जाता है, उतना ही उसके अंदर और ज़्यादा वो गुस्से की भावना होती है। जैसे आप देख लो, अब ईरान पे इजराइल और अमेरिका फुल हमले कर रहे हैं, फिर भी वो बराबर जवाब दे रहा है। तो यही बात इनके अंदर हो गई, भारतीयों के अंदर भी, कि कितना ही आप दबाने का प्रयास करो, अब हम दबने वाले नहीं हैं। तो लॉर्ड लिटन, लिटन जो है ना, ये लिटन जो है वो प्रतिक्रियावादी बोलते हैं इसको, बहुत ही एग्रेसिव और ये रिएक्टिव टाइप का था। तो इसकी 4 साल यह रहा, 1876 से 1880। तो दो सन आप याद रखना, 1877 और 1878। 1877 में तो इसने क्या किया, दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगाया, एक आलीशान पार्टी रखी। किसके लिए? महारानी के स्वागत के लिए। जबकि देश में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे और ये इधर खर्चे कर रहा था, तो लोगों के अंदर एक गुस्से की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये भी आप याद रखें। प्रेस यानी समाचार पत्र, मीडिया, इनके ऊपर इसने कंट्रोल लगा दिया कि भाई ये मीडिया वाले बहुत ज़्यादा ही कुछ लिख रहे हैं हमारे खिलाफ, तो क्यों नहीं इनके ऊपर रोक लगा दे। तो उन्होंने सेंसर बोर्ड लगा दिया और कहा हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसकी मशीनें, छापाखाना सब जब्त कर लिया जाएगा और जेल में डाल देंगे। तो ये 1878, ये आप याद रखें, 1878, 8 8 7 8 8 7 8, 1878 भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई अंग्रेजी वाले हैं ना, वो तो इतने हैं नहीं। अंग्रेज़ों में तो जैसे पहला अखबार बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का, तो इन्होंने कहा जो भारतीय भाषा में आ रहा है ना, तो बंगाली में और उन पर प्रतिबंध लगा दो। तो मुंह है बंद करने वाला कानून इसको कहा गया। फॉन्ट ज़्यादा छोटे तो नहीं है ना। फिर एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, उस पर भी इन्होंने निशाना बनाया, तो उसने अपनी रातों रात भाषा अपनी अंग्रेजी कर ली, बहुत सारे प्रेसों को जब्त भी कर लिया गया। तो इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा आया कि आप हमारी आवाज़ को कितने दिन तक दबाओगे, हम रुकने वाले नहीं है। उसके बाद में आता है आर्म्स एक्ट। आर्म्स यानी क्या होता है? हथियार। आर्म यानी बाजू भी होते हैं, आर्म यानी हथियार भी होता है। तो कहा कि कोई भी भारतीय हथियार है ना, बंदूक और तलवार, पिस्तौल, ये नहीं रख सकता, तो हथियार रखने पर रोक लगा दी। तो 77 और 78 ये दो सन याद रखना, 77 में दिल्ली दरबार, 78 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। कौन? लिटन। तो जितना ज़्यादा इन्होंने दबाने का प्रयास किया, उतना ही भारतीयों के अंदर गुस्से की भावना, आक्रोश की भावना और प्रबल हुई। अब एक अच्छा काम भी हुआ। क्या अच्छा काम हुआ? लॉर्ड रिपन आया, वो था उदारवादी। वो ये चाहता था कि भाई भारतीयों पर अत्याचार करना गलत है
और इनको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। वो उदार खुले विचारों का था, जो 1880 से 84 तक यहाँ रहा था। तो रिपन के समय ही जैसे स्वशासन कि वो जो है वो शुरू हुआ, उसके समय ही जनगणना भी शुरू हुई थी, आप पढ़ते हैं। और रिपन के समय एक इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल क्या था? यानी एक बिल था, बिल मतलब वो बिजली का बिल नहीं, बिल का मतलब हो गया कानून के लिए बिल लाते ना। तो ये कानून लेकर आया था। इसने कहा था कि भाई जो यूरोप के अधिकारी अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज में और भारतीय मान लो लड़ाई हो गई, दो जने लड़ लिए, अब वो जज के पास जाएंगे और जज सुनने वाला कौन है? अंग्रेज ही है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि वो अंग्रेजों का पक्ष लेगा। तो इसने कहा कि भाई भारतीयों का कोई मामला है या भारतीय और यूरोपीय के बीच में मान लो झगड़ा हो गया, अब जज मान लो निष्पक्ष है, अब आपको ये मान रहे कि जज निष्पक्ष है, वो चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई हो, तो फिर भारतीय को जज बनने में क्या दिक्कत है? तो इसने कहा कि भारतीय और अंग्रेजों के पास अंग्रेजों के बीच झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े की सुनवाई भारतीय जज भी कर सकेंगे, ऐसा एक कानून ला रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इसका इतना ज़्यादा विरोध किया कि बेचारे रिपन को वापस वो बिल लेना पड़ा। तो इससे भारतीय लोगों के अंदर ये बात गई कि भाई देखो, हम तो आपस में फूट के मारे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और ये अंग्रेज़ देखो एक साथ ही अपने खिलाफ कुछ बात आई तो कैसे इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए। तो इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। श्वेत यानी गोरा, सफ़ेद, और अंग्रेज़ सफ़ेद ही गोरे कहलाते हैं ना। ऐसे भी भारतीय चाहे कितना ही गोरा हो, पर अंग्रेज अपने आप को गोरा और भारतीयों को काला मानते थे। तो भारतीय जजों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे सुनने का अधिकार इसमें देने की बात थी। तो अंग्रेजों ने भारी विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कारण इसे वापस लेना पड़ा। इसने भारतीयों को सिखा दिया कि संगठित होकर ही अधिकार लिए जा सकते हैं। तभी तो कहा था ना तिलक जी ने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित प्रमुख संस्थाएं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं 1858 से 1919 तक। तो 1858 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दो तीन प्रमुख बातें हमने देखी। 1878 की, 1883-82 की इल्बर्ट बिल और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, और कुछ नीतियाँ। अब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1885 में। उससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी जिनका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। संस्था का नाम और संस्थापक ये लगभग पूछा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले की संस्थाओं में देख लो संस्था का नाम। जैसे सबसे पहले आप याद रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड यानी क्या होता है? जमीन, भूमि। तो भूमि के होल्डर कौन होते हैं? जमींदार, यानी जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते हैं जमींदार। ठीक है, थानादार होता है ना ऐसे। तो थाने का जो मालिक थानादार, तो ऐसे जमींदार। तो लैंड होल्डर यानी जमींदार। तो सबसे पहले जागरूकता इन्हीं के अंदर आई कि भाई अपनी ज़मीन को बचाओ, कहीं अंग्रेज हड़प नहीं ले। तो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी सबसे पहली जमींदारी एसोसिएशन, 1838 में ही बन गई थी। 1858-57 में क्रांति हुई थी। हम 58 के बाद देख रहे हैं, परंतु कांग्रेस से पहले की संस्था में आप ध्यान रखना। तो ये संस्थापना करने वाले थे द्वारका नाथ टैगोर। भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी और कलकत्ता ही थी। देखो ज़्यादातर जितने भी ये आंदोलन और हुए ना, तो उस समय कलकत्ता और बंगाल जो है, चाहे वहाँ पे राजा राममोहन राय हो, विवेकानंद जी हो, अरविंद घोष हो, और भी बड़े तमाम विद्वान जो है, चाहे टैगोर हो, टैगोर फैमिली हो, वो सब बंगाल के ही थे। तो कलकत्ता और बंगाल एक बड़ा जो है ना वो केंद्र था वहाँ पे क्रांति का। तो संस्थाओं में भी आपके बंगाल का ही आएगा ज़्यादातर। तो ये आप ज़रूर याद रखें, लैंड होल्डर सोसाइटी पहली राजनीतिक संस्था है। किसने स्थापना की? द्वारका नाथ ने। और कहाँ? कलकत्ता। अगला भी इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखो पहले नाम है ब्रिटिश, फिर है इंडियन एसोसिएशन, 1851। ठीक है, एक का है 51। राधाकांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्र नाथ टैगोर ये वाले इसके साथ में थे, ये भी कलकत्ता। ठीक है, तो राधा कांत देव। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीन चार आपको, तीन तो याद रखनी है, तीन चार ही। ईस्ट इंडिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पूर्वी भारत,
और पूर्वी भारत के देश या पूर्वी देश, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। ये लंदन में की थी, ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने नाम दिया ईस्ट इंडिया। तो आप ध्यान रखना, लंदन में वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, वहीं पे दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये तो आते जाते रहते थे ना लंदन, और वहाँ पे वो सांसद भी थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना की है, तो ये पुणे में या पुणे में हुई 1870। एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे और जी.वी. जोशी। फिर है इंडियन एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ। इंडियन यानी भारतीयों की, भारतीय संघ, तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उस समय का IAS अधिकारी है ना, वो ICS अधिकारी थे। 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे मुख्यतः। फिर आनंद मोहन बोस भी थे। कांग्रेस से पहले की सबसे मजबूत संस्था जो है ये इंडियन एसोसिएशन थी। याद रह जाएगा ना आपको, इंडियन यानी भारतीयों की, इंडियन। देखो ये तो ईस्ट इंडिया है लंदन में, और ये इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश शब्द कहीं नहीं है, तो ये बड़ी मजबूत संस्था थी। ब्रिटिश इंडियन है, ये तो वैसे छोटी संस्था थी, बस याद रखो तो रख लेना, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता ही है इसमें। फिर है मद्रास महाजन। महाजन होते हैं ना, जो महाजन का काम करते हैं, पैसे वाले लोग, सेठ लोग, तो महाजन। तो मद्रास महाजन सभा 1884। एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारलू, मद्रास। तो ये साउथ की है, नाम ये मद्रास महाजन, मद्रास ही है, तो मद्रास वाले साउथ वाले नाम है, अय्यर चारलू ऐसे। फिर है बॉम्बे, ये बॉम्बे वाले लोगों के लिए थी। फिरोज शाह मेहता, तो ये भी बॉम्बे के ही थे मुख्यतः, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, तो मेहता तैयब तेलंग, ये है बॉम्बे। बॉम्बे में मेहता तैयब तेलंग। वैसे एक नाम और आता है, भाषा प्रकाशिका सभा, ये बंगाल की पहली संस्था थी 1836 में। भाषा प्रकाशिका यानी प्रकाशन के हिसाब से, भाषा के हिसाब से। तो अब यहाँ पे 6-7 संस्था आई है। लैंड होल्डर हो गई जो जमींदारों वाली, कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर, द्वारका, ठीक है। आप कोई ट्रिक से इसको बना ले हुए ना, जमीन द्वारका, या जमीन के ऊपर द्वार बनता है ऐसे। उसके बाद में ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश हो चाहे इंडियन हो, राधा रानी ऐसे इन देवता को सब जानते हैं, तो राधा कांत ऐसे याद रख ले में। ईस्ट इंडिया नाम आ जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन, दादा भाई याद रख लेना। पूना का तो पूना वाले ही है, रानाडे जोशी। और इंडियन नाम आ जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाली है, और कलकत्ता मजबूत संस्था थी। मद्रास, साउथ वाले मद्रास के हो गए, वो चारलू ऐसे। बॉम्बे वाले में बॉम्बे वाले हो गए बॉम्बे में। तो ये से आपको मेरे ख्याल से आप रिपीट करोगे तो रिवीजन से आपको याद रह जाएगा। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी प्रमुख घटनाएं वो हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये भारत के इतिहास में और विशेषकर राष्ट्रवाद के विकास में एक अहम, बहुत बड़ा कदम था। हालांकि ये कदम अंग्रेज़ों की तरफ से उठाया गया था। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर था, A.O. ह्यूम, एक्टन A.O. ह्यूम जो था, वो जो है एक्टन ओनली वैसा कुछ नाम था इसका, ह्यूम। तो ह्यूम जो है ये रिटायर्ड था, और इसके दिमाग में आया कि वे एक संस्था बनाते हैं। और वैसे इस टाइप की संस्थाएं पहले से चल रही थी, जैसे हमने सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा दादा भाई नौरोजी की थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ऐसी संस्थाएं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई अपन भी एक संस्था बनाते हैं, और एक मंच होगा, तो भारतीय जो नेता है वो अपनी बात रख पाएंगे, और उनकी बातों का हमें पता चलता रहेगा, उनके विचारों का, और उससे फिर अंग्रेज अपनी नीतियों को बदलते रहेंगे। तो ये प्लान तो उनका अपने पक्ष में ही था, परंतु ये पासा पड़ गया उल्टा। तो ये एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था, एलन एक्टोवियन ह्यूम ऐसा कुछ नाम था इसका पूरा। तो A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885, ये सन आप याद रखें, 1885 28 दिसंबर, यानी सर्दियों का दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था, 28 दिसंबर तारीख भी याद रखें। इस ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो इसका जो कांग्रेस जो पार्टी थी, पूरा नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, INC,
इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो पार्टी थी, इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखें, बम्बई में हुआ। इसके शुरुआत के 4 सम्मेलन का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बक मई ये आप ट्रिक याद रखें। पहला जो अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। पहला बै से बम्बई में हुआ, ठीक है। दूसरा कै से कलकत्ता में हुआ, तीसरा मै से मद्रास में हुआ, और अब इसके चेन्नई बोलते हैं, ई से इलाहाबाद में हुआ। तो उस समय के इलाहाबाद, उस समय के ये 4 बड़े शहर थे और अलग अलग शहरों में भारत के अलग अलग कोनों में इसके सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन जो है, स्थापना हुई 1885 में उसी साल, अगला 1886, अगला 87, अगला 88। लगभग हर साल इसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता था और तेजी से इसके सदस्य जो 2 गुने, 4 गुने, 8 गुने, दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ते जा रहे थे। तो शुरुआत के 4 सम्मेलन मई का महीना होता है ना, मई जून, तो बक मई आप याद रखें। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, बॉम्बे या बम्बई में। होना ये पुणे में था, परंतु प्लेग के कारण, प्लेग उस समय एक बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, चूहा से होती है ऐसा माना जाता है, विषाणु जनित होती है और महामारी होती थी, तो महाराष्ट्र में फैली हुई थी। बम्बई में कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। क्लियर। पहला सम्मेलन। अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। अब शुरुआत के 4 अध्यक्ष का भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी ट्रिक है, बनो तेज। भाई आपको कैसा बनना चाहिए, धीमा या तेज। तो आजकल जमाना तेजी का ही है, आप भी वीडियो को 2 गुना 4 गुना की स्पीड में देखते हो। तो बनो तेज, कैसा बनना है, तेज, बनो तेज। तो बै से बनर्जी, यानी पहले अध्यक्ष कौन हो गए, WC बनर्जी। नो से नौरोजी, नौरोजी का मतलब दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ते से बदरुद्दीन तेयब जी, और जय से जॉर्ज यूल, जैसे जॉर्ज यूल। 4 शुरुआत के अध्यक्ष थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और चारों ही अलग अलग धर्म के थे। सबसे पहले व्योमेश, व्योम यानी आकाश, व्योम का ईश, व्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम से पता चल रहा है कौन से धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। तो ये जो नौरोजी है ये ईसाई नहीं, पारसी थे, ईरान के पारसी। तो अगले हो गए पारसी धर्म के पहले अध्यक्ष। तैयब जी जो है, बदरुद्दीन तैयब जी, वो इस्लाम यानी मुस्लिम थे, तो इस्लामिक हो गए पहले। और जॉर्ज यूल जो है, नाम से पता चल रहा है अंग्रेज था, ईसाई था, तो ये पहला ईसाई अध्यक्ष। तो ये देखो संयोग, देखो कि शुरुआत के 4 अध्यक्ष अलग अलग धर्म के रहे। तो ये भी आपको धर्म के हिसाब से, नाम के हिसाब से, स्थान के हिसाब से आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर। अब पहला जो सम्मेलन हुआ उसमें केवल 72 प्रतिनिधि भाग लिया। तो ये प्रतिनिधियों का आप ध्यान रखना, जैसे पास होने के लिए 200 में से 72 नंबर चाहिए होते हैं ना, 36 दूनी 72, तो ये आप संख्या याद रख ले में। एक गांधी जी जब वो आते हैं, आप पढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गए थे, उस समय उनके साथ में 78 थे सदस्य। तो ये 2 डाटा आपको याद रखना होता है इतिहास में, 72 यहाँ सदस्य थे, वहाँ 78 थे। और सबसे ज़्यादा चूंकि सम्मेलन बम्बई में हुआ, तो बम्बई में से आएंगे लोकल, तो बम्बई प्रांत से थे, यानी उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई ही बोलते थे, बम्बई से ही महाराष्ट्र और गुजरात बना। तो आप याद रखें कि 38 जो है वो बम्बई से थे, ठीक है। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ना, इसमें शामिल नहीं हुए थे, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण बड़े नेता थे, परंतु इनकी खुद की अपनी एक संस्था थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थे, ठीक है। अब क्या क्या आती है कांग्रेस की स्थापना को लेकर प्रमुख बातें। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व आप जानते होंगे क्या होता है। सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसके सीटी बजती है ऊपर से, साइड में एक छोटा सा आपने देखा होगा एक पतली चादर का एक वाल होता है। कल को मान लो अंदर जो है कोई खाना फंस गया, सीटी नहीं बजी, तो कुकर फट सकता है। तो वो फटे नहीं, उसके बजाय वहाँ एक पतली चादर का एक परत होती है,
वो फट जाता है और उधर से वो वाष्प निकल जाती है और विस्फोट से बचा जा सकता है। तो यही बात ये हुई कि भाई जो पुनः है कोई क्रांति 1857 के जैसा विस्फोट नहीं हो और भारतीयों के अंदर जो भड़ास है वो निकल जाए ताकि वो ठंडे हो जाएं। तो इसीलिए इसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा जाता है। लाला लाजपत राय, जो आपको याद होगा, जिन पर लाठियां चली थी और वो शहीद हो गए थे, और इन्होंने जो साइमन कमीशन गो बैक नारे लगाए थे, पंजाब का शेर इनको कहा जाता है, भगत सिंह के आदर्श थे ये। और लाला लाजपत राय 1920 में एटक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। इनके बारे में अलग से पूरी क्लास मैंने पढ़ा रखी है कोर्सेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब वो क्लासें पहले ले रखी है तो अब इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा यूट्यूब पे सारी क्लासें करवाऊँ, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो इनकी पुस्तक थी यंग इंडिया, यंग इंडिया नौजवान भारत। याद रखना, यंग इंडिया नाम से दो चीज़ें हैं, लाला लाजपत राय की तो है पुस्तक, और गांधी जी का क्या था, गांधी जी की थी यंग इंडिया नाम से पत्रिका थी, ठीक है। तो गांधी जी जो है पत्रिका में वो बाद में थी, 1919 के कुछ बाद थी, तो वो तो उसमें अपने लेख लिखते थे, साप्ताहिक थी। ये इनकी वन टाइम किताब थी, ठीक है। किताब अपने भी आती है, आपके ध्यान में होगा, स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत शानदार किताब है, PYQ, उनकी बहुत शानदार व्याख्या। ऐसे ही मैनेजमेंट की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी किताब आ रखी है, और ऐसे ही सेकेंड ग्रेड के लिए भी जीके और सामाजिक की किताबें आ रखी है। किताबों का सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी बता रखा है। तो यंग इंडिया जो है 1916, इसमें लाला जी ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, कि डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो ये भी आप याद रखना, कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल जी या फिर हम कह सकते हैं वायसराय, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया था, आपको याद होगा 1857 की क्रांति के बाद। तो वायसराय था, गवर्नर जनरल कंपनी का हुआ करता था। तो वायसराय कौन था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, डफरिन। तो आप इसे याद रख लेना कि वो एकदम डफर था, डफली बजा रहा था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो डफरिन कौन था, वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय। क्लियर। तो ये किसने कहा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, लाला जी ने। किसके बारे में, कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कि भाई किसी भी बड़े विद्रोह की भाप जो है ना वो बाहर निकल सके। क्लियर। अगली बात, तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक आप जानते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर एक छड़ लगी होती है, बिजली की जो तेज ऊर्जा पड़ती है वो जमीन में चली जाती है, वो भी सेफ्टी वाल्व की तरह ही है। तो ये जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक राजनीतिक, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और उदारवादी कांग्रेस के नेता थे। और विपिन चंद्र ये कहते हैं कि वह ये तड़ित चालक है। शुरुआत में राष्ट्रवादियों ने एओ ह्यूम को इस्तेमाल एक तड़ित चालक के रूप में किया ताकि कांग्रेस शुरुआत में अंग्रेजों के दमन का शिकार न हो जाए। देखो, अगर शुरुआत में ही जैसे ये जो नेता थे, बनर्जी, तेब जी, दादा भाई नौरोजी, ये शुरुआत में मान लो अकड़ करने लग जाते, अंग्रेजों को कहते कि हम तुमको देख लेंगे और आपको आज़ादी देनी पड़ेगी, वो तो तुरंत कुचल देते। उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी नहीं, उस समय ऐसा माहौल था ही नहीं, उतने संगठन भी नहीं हुआ था बड़ा, इसलिए उनको अनुनय विनय का काम जो है वो करना पड़ता था, एप्लीकेशन और वगैरह उनसे काम चलाते थे। अगला है कांग्रेस का उदारवादी चरण, ठीक है। यानी अब हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखा, स्थापना कब हुई, शुरुआत के 4 अध्यक्ष कौन थे, स्थान क्या थे, उसके बाद में उसको स्थापना को लेकर क्या सिद्धांत है, एओ ह्यूम, डफरिन, ये सब आप याद रखना। अब है कि भाई कांग्रेस के में पार्टी में 2 चरण आए। शुरुआत में आया उदारवादी चरण, और उसके बाद में जो है वो आया क्रांतिकारी चरण। तो उदार नाम से पता चल रहा है लिबरल, मतलब बहुत उदारता से, विनम्रता से वो है अपील करते थे। अंग्रेजों से कहते थे कि प्लीज़ आप हमारा ये काम कीजिए। अब अंग्रेज माने तो माने, नहीं तो नहीं माने, परंतु क्या है कि भाई विनम्रता से काम होते हैं, प्रेम से काम होते हैं। अब इसी समय वो दादागिरी करने लग जाते तो चलते नहीं ना। तो उस परिस्थितियों के अनुसार अपनी जगह वो सही थे। तो ये मॉडरेट फेज है 1885 से 1905 का। तो इसमें क्या हुआ कि ये आप याद रखें, शुरुआत के जो 20 साल थे ना,
उस समय कांग्रेस बहुत नरम थी, हालांकि धीरे धीरे गर्म हो रही थी परंतु उतनी नहीं। तो इसके प्रमुख नेताओं का कई बार प्रश्न पूछा जाता, बहुत सिंपल, आप छठी सातवीं की सामाजिक में पढ़ते हो। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह है मेहता, दीन शाह वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखो बनर्जी, नौरोजी, तेबजी, जी के गोखले, ठीक है, गोपाल सिंह गोखले, ये सब के सब क्या थे, नरमपंथी थे। दिन शाह वाचा, ठीक है, ये सब। तो ये आप जरूर नाम याद रखें। जबकि लाल बाल पाल वो गर्मपंथी थे, आगे पढ़ेंगे। कार्य प्रणाली क्या थी, तो 3P, प्रेयर यानी प्रार्थना, पिटीशन यानी याचिका एप्लीकेशन, और प्रोटेस्ट यानी कि विरोध, साधारण विरोध, नाराज होना, गुस्सा होना, थोड़ा बहुत मतलब कुछ आलोचना करना हल्की फुल्की। तो ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इनका मानना कि ब्रिटिश सिद्धांत अच्छे हैं, डेमोक्रेसी पे हैं, भारत की भलाई के लिए हैं, परंतु यहाँ ये गलत हो रहा है, इसको सुधार करना चाहिए। ब्रिटिश राज भारत के लिए वरदान है, ये ऐसा कहते थे। हालांकि आपको ये बात ठीक नहीं लगेगी, गुस्सा आएगा शायद आपको सुनकर, परंतु उन परिस्थितियों को शुरुआत में, जैसे कोई पौधा बड़ा हो रहा है उसी को शुरुआत में वो उसके फल नहीं लगेंगे, छांव नहीं होगी उसकी, तो ज़रूरी था। तो पद्धति भी इनकी संवैधानिक थी कि कानून के अनुसार जो सही है उसको मानना, आंदोलन करना। तो इनके भी कुछ उपलब्धियां रही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखे रहे। जैसे 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया और उसमें भारतीयों को कुछ प्रतिनिधित्व देने की बात हुई, चुनाव प्रणाली की अप्रत्यक्ष शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि भारतीय धन के निष्कासन की कलई खोली, लोगों के सामने लेकर आए नौरोजी। हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी की किताब के बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने दी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का नाम याद रखें। तो ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण को जनता के सामने रखा और भारतीय व्यय की जांच के लिए, तो फिर अंग्रेजों पर इस चीज़ का प्रेशर पड़ा कि अरे ये अब सबको पता चल रहा है तो दिखावे के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो उन्होंने एक जांच आयोग भी बनाया, क्या नाम, वेलबी। वेलबी, वेल यानी अच्छा होता है, वैसे तो अंग्रेज का नाम है, तो आप ट्रिक से याद रख लें कि वेल अच्छा, गुड, वेल, तो वेल बी कि ओके, वेल बी नाम से कि अच्छा होगा, ठीक है, तो वो बनाया। उसके बाद में अगर हम आलोचना की बात करें तो जो गर्मपंथी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनकी आलोचना की कि क्या आप इन अंग्रेजों से भीख मांग रहे हो, ये ऐसे देने वाले हैं, क्या आपको लगते हैं क्या ये आपको कुछ देंगे। तो उग्रवादियों ने इनको राजनीतिक भिक्षावर्ती कहा कि भी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, ठीक है। अब बात आ जाती है क्रांतिकारी चरण की, उग्र राष्ट्रवादी। हम क्रांतिकारी नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी तो क्या है कि सीधा गोले से बात करते थे, ये है चरमपंथी या गर्मपंथी, ठीक है, या फिर उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1919। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। जो था उस समय का गवर्नर जनरल, वाइस राय जो था करजन, वो भी गड़बड़ कर रहा था, बंगाल का विभाजन हो गया, ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसी समय संयोग से नेता आ गए, लाला जी आ गए, बाल गंगाधर तिलक आ गए, विपिन चंद्र पाल आ गए, अरविंदो घोष आ गए। तो ऐसे कुछ नेता, रास बिहारी बोस जो है वो आ गए। तो ऐसे कुछ नेता आ गए उस समय जो पूरी तरह से क्रांति में विश्वास करते थे या फिर वो बदलाव में विश्वास करते थे कि चाहे कुछ भी हो। तिलक ने कहा कि मैं लेकर रहूँगा अधिकार। तो इस प्रकार से क्या है कि अब जो है इनका भिक्षावर्ती से मोह भंग हो गया, इसलिए ये अब चरमपंथ कहलाया। तो लाल बाल पाल आप याद रखें, लाल यानी लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब का शेर कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, और तिलक के बारे में डिटेल से आपके टॉपिक है तो पूरा विस्तार से एकदम पढ़ाया हुआ है। और विपिन चंद्र पाल ये बंगाल के थे, अरबिंदो घोष बंगाल के थे, फिर आगे जाकर ये सन्यासी बन गए और बड़े दार्शनिक भी माने जाते हैं। तिलक का नारा आपको बताइए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। तो स्वराज यानी खुद का शासन, उस पर इन्होंने जो है वो बात की। उदय के कारण, अब ये चरमपंथ क्यों आया, तो कोई ना कोई कारण होता है कि भाई बहुत सारे कारण थे। एक तो 1896 से 1900 के बीच एक भीषण अकाल पड़ा। 1899 में एक भयंकर अकाल पड़ा, जैसे अपने नाम आता ना कि छप्पनिया अकाल, ये वही था छप्पनिया अकाल।
अब आप कहेंगे 56 का क्या मतलब हुआ? 56 का ये हुआ कि उस समय 1956 विक्रम संवत चल रहा था। विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है? 2083 कुछ चल रहा होगा, कमेंट करके बताना। ये 57 जोड़ लो इसमें 2026 में। तो 1899 ईस्वी के समय विक्रम संवत, तो लोग आजकल पुराने ज़माने में आपको पता है, आप अपने दादी जी से दादाजी से पूछना कि आपका जन्म क्या है, तो वो ईस्वी नहीं बताएंगे, वो ये वाला साल बताएंगे कि अभी 83 में बताएंगे 20 के साल का है, 25 के साल का, ऐसे बोलेंगे वो। तो आप ईस्वी मत मानना, विक्रम संवत, ठीक है, 57 घटा के से। तो 1956 विक्रम संवत में, यानी 1899 में भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में कि लोगों को खाने के लिए कोई अनाज नहीं था, पशु मर गए, लोग मर रहे थे। खेजड़ी जो है उसके जो छिलके होते हैं छोड़े, वो खा के और घास खा के काम चलाना पड़ रहा था, उससे भी नहीं बच पाए, खेजड़े भी नहीं बची, ये स्थिति हो गई थी। तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे अंग्रेज जिम्मेदार थे, अंग्रेज़ों की नीतियाँ जिम्मेदार थी। इस पर डिटेल से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ पॉलिसियाँ लेके आए वो कि नील उगा रहे थे, कपास उगा रहे थे, अनाज तो उगा ही नहीं रहे थे, वो उगवा ही नहीं रहे थे किसानों से। तो फिर अब अकाल पड़ता है तो फिर नील थोड़ी खाएंगे, कपास थोड़ी खाएंगे, तो स्थितियाँ ऐसी हो गई थी। लॉर्ड कर्जन जो था, कर्जन बहुत खतरनाक आदमी था। इसने कहा था कि कांग्रेस को तो मैं दफना दूंगा। तो दमनकारी नीतियाँ थी, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ऐसे कई लेकर आया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी था। जापान जैसा एक छोटा सा देश इतने बड़े रूस से युद्ध लड़ा और उसको हरा दिया। तो ये हुआ कि भाई जापान छोटा सा हरा सकता है, तो फिर इंडिया वाले अंग्रेज़ों को क्यों नहीं हरा सकते? तो यूरोपीय अजेयता, भाई जापान एशिया का है, रूस की राजधानी मास्को यूरोप में पड़ता है, आधा से ज़्यादा एशिया में भी है पर यूरोप में भी है। तो कहा कि भाई यूरोपीय, ऐसा नहीं कि वो अजेय है, उनको हराया भी जा सकता है। तो ये भ्रम टूट गया लोगों का। तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन, बंगाल बंग भंग उसको कहते हैं 1905 में। बंग भंग में क्या हुआ कि भाई ये जैसे हम देखें भारत का नक्शा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अभी ये बांग्लादेश है, पहले अपने साथ में ही तो था। तो इसमें क्या है कि इस वाले इलाके में मुस्लिम थे, इधर वाले में हिंदू थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक साथ रह रहे हैं, इनको तोड़ें, इनको आपस में बांटें, ताकि ये आपस में लड़ें और हमें फ़ायदा हो, भाई फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेज़ों की नीति थी। तो इससे उनको फ़ायदा था ना, तो उन्होंने धर्म के आधार पे भाई हिंदुओं वाला अलग हिस्सा कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया और बंगाल के दो हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा राज्य है, हमारे चलाने में दिक्कत आ रही है, राजस्व की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं। परंतु दो हिस्से उन्होंने जो किए वो धर्म के आधार पे किए। तो इस वजह से भारतीय लोग समझ गए कि भाई ये तो चालाकी है उनकी। तो फिर क्या किया कि कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ये घोषणा कब हुई? 19-20 जुलाई 1905, जुलाई 1905, और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। ये आप याद रखना, 16 अक्टूबर, 16-10-5, ठीक है। तो इस दिन को बंगाल के लोगों ने शोक, शोक यानी दुख, दुख के रूप में मनाया और हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे के राखी बांधी, यानी कहा कि हम भाई भाई हैं, हम अंग्रेज़ों से मिलकर लड़ेंगे। तो राखी दिवस के रूप में भी, रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया गया। तो अंग्रेज़ों की चाल जो थी वो फेल हो गई। तो आगे जाकर फिर अंग्रेज़ों को ये कदम वापस उठाना पड़ा। इतना ज़्यादा इसका विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया। तो इससे फिर अंग्रेज समझ गए और फिर 1911 में उन्होंने वापस बंगाल को बंग भंग को रद्द किया। याद रखना 1911 में क्या हुआ, बंग भंग जो है उसको रद्द कर दिया कि भाई चलो हम एक ही रहने देंगे। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लेकर आए थे कि भाई अब कलकत्ता साइड में रह जाता है, दिल्ली बीच में है। तो राजधानी दिल्ली भी 1911 में जो है वो लेकर आए थे। और फिर 1912 में आपको पता होगा गवर्नर जनरल हार्डिंग्स जो है वो हाथी के ऊपर सवार होके और जा रहा था राजधानी के ऐसे जोश जोश में, तो उसके ऊपर बम फेंका गया। रास बिहारी बोस और अपने राजस्थान के जो जोरावर सिंह, केसरी सिंह बारठ, इनकी टीम थी, बम फेंका। परंतु उसकी किस्मत अच्छे थे कि थोड़ा सा आगे निकल गया, तो हाथी के पीछे बम पड़ा, अफरा तफरी मची, परंतु हार्डिंग्स जो है वो बच गया था, लॉर्ड हार्डिंग्स। तो ये 1912 का बम की घटना थी।
अब स्वदेशी और बहिष्कार, बहिष्कार का मतलब विदेशी चीज़ को छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। तो 1905 से 8 ये चला। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। अक्टूबर ये अगस्त में हो गई थी, जुलाई में ये उन्होंने बंग भंग की घोषणा की, अगस्त में स्वदेशी की घोषणा। पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया स्वदेशी आंदोलन में। कब हुआ? 1905। कई बार सीधा सन पूछते हैं, 1905। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोग घरों से कपड़े ले आए, चौराहे पे या गली में रखे और उसको जलाते कि भाई अब ख़त्म ही कर दिया, न हम पहनेंगे न खरीदेंगे। तो इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान अंग्रेज़ों को हुआ। और वंदे मातरम जो है अब उस समय इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। अब एक बड़ी घटना हुई 1907 में। अब कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ कि जो नौरोजी, तेवजी, बनर्जी जो थे ना उदारवादी, और एक तरफ थे चरमपंथी, उनके बीच में चल रहा था मामला कि भाई वो कह रहे थे कि हमारी नीतियां सही है, चरमपंथी करें कि आपकी नीतियां पुरानी हो गई, अब अंग्रेज़ आपके हाथाजोड़ी करने से काम चलेगा नहीं। तो उनके बीच में अनबन चल रही थी। और एक अध्यक्ष होता है, उसमें चुनाव होता था आपस में सदस्यों से, तो अध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ा चलता था कि भाई अध्यक्ष हमारा बने। तो इसको लेकर फिर क्या है, विवाद हो गया। तो इसको उसको कहते हैं सूरत फूट या सूरत विभाजन। यानी सूरत जो है गुजरात में, वहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और उसमें उसके दो हिस्से बने। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, दो धड़े बन गए उसके। एक तो हो गया गर्मपंथी का और एक हो गया नरमपंथी का, गन। ठीक है, तो 1907, सात मतलब नाम है साथ, पर वो साथ साथ नहीं रहे, साथ साथ साथ। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादी जो थे नरम दल वाले और गरम दल थे, उनके बीच में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया। उन्होंने कहा ये हमारा आदमी बनेगा, उन्होंने कहा हमारा बनेगा, और ऐसे करके पूरी तरह से वो अलग अलग बंट गए कि आप अलग हम अलग। तो ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि ये आपस में लड़के फूट पड़ रही है। तो लास्ट में फिर क्या हुआ कि नरम दल के थे, नरम दल के रास बिहारी घोष, आप याद रखना रास बिहारी बोस अलग है, वो क्रांतिकारी थे, बंगाल के थे और वो जापान चले गए थे और वहीं से संचालन करते थे। ये हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ रखा है। और गरम दल में थे लाला लाजपत राय, वो उनको बनाना चाहते थे। लास्ट में क्या हुआ, किसकी जीत हुई? रास बिहारी घोष जो है वो बने कि भाई चलो बुजुर्ग है, उनकी बात रख लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर पूर्ण विभाजन हो गया। जो नरमपंथी थे वो कह रहे थे नहीं नहीं ये आंदोलन नहीं चलाना, अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, अंग्रेज गोलियां चला देंगे, गुस्सा करेंगे, मार डालेंगे, जो कुछ भी है। और गर्मपंथी कह रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा। तो अध्यक्ष कौन थे उस समय? रास बिहारी घोष, 1907। क्लियर? अब क्या हुआ, अब जो है साथ साथ भाई राष्ट्रवाद का विकास हम पढ़ रहे हैं 1857 से 1919 तक। उस दौरान कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, उसके पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे। उनमें कुछ नरमपंथी थे, कुछ गर्मपंथी थे। लालाजी और ये भी बड़े वकील थे, ठीक है, तिलक भी बड़े वकील थे, अंग्रेजी बहुत अच्छी खासी बोलते थे। तो एक तरफ पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, दूसरी तरफ नौजवान युवा थे, 15 साल के, 20 साल के, कॉलेज वाले बच्चे। उनके अंदर गर्म खून था और वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को बस 2 मिनट में इनको, चुटकियों में इनको जो निकाल दें। हालांकि इतना संभव नहीं था, परंतु वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी अंग्रेज़ ने कोई प्लान बनाया कि इसको उड़ा दो गोली से। तो वो जो क्रांतिकारी है वो एक तरफ साथ में और चल रहा था। तो क्रांतिकारी गतिविधि इनसे भी जोश आता है, लोगों के अंदर एकता की भावना आई। अब कोई क्रांतिकारी ने मान लो किसी अंग्रेज को उड़ाया तो वो हीरो तो बन ही गया, अब उसको फांसी पर चढ़ाया तो हजारों लोग तैयार हो गए दोबारा और अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से एक अलग अलग स्थितियां बनी। तो युवाओं का एक वर्ग था, वो शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास नहीं रखता था और वो सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना कि हथियार से, जैसे माओ कहता था ना कि सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है चीन का, तो वैसे ही ये जो है, ऐसे ही रूस की क्रांति से भी ये प्रेरित थे। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रांतिकारी घटना अपने को देखने को मिलती है महाराष्ट्र में 1897 में। क्या हुआ था, वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था और अंग्रेज अफसर लापरवाही कर रहे थे, भारतीय लोग मर रहे थे और वो राहत पहुँचा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज अफसर है, जो जिम्मेदार है, जो मेन लीडर है जो राहत के लिए, वो फ़ायदा दे नहीं रहे, लोगों की मदद नहीं करे, क्यों नहीं इनको उड़ा दिया जाए। तो कहा उड़ा दो इनको गोली से। तो क्या हुआ, चापेकर बंधु थे, बंधु यानी भाई,
उसमें जो चापेकर बंधु में 2 चापेकर थे, वो चापेकर का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 2 चापेकर भाई थे वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्लेग कमिश्नर था आर्मस्ट, एक का नाम था आर्मस्ट, एक का नाम था रेंड, तो उनकी हत्या कर दी। तो फिर उनको फांसी हुई, का कोई बात नहीं, परंतु इनको तो उड़ा ही दिया। तो ये भारत की पहली राजनीतिक हत्या थी कि भाई किसी कारण से अन्याय के विरुद्ध था, तो ये पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। उसके बाद में नाम आता है वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर, क्रांतिकारियों के गुरु थे, आदर्श थे और महान क्रांतिकारी थे। इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, एकदम पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ा है, आप क्लास देखना। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। तो इन्होंने क्या है, 1899 में जब ये स्कूल में थे, एक मित्र मेला बनाया। मित्र मेला नाम से लग रहा है मित्रों का मेला, परंतु क्रांतिकारी संगठन था। और फिर वो गुप्त रूप से जो है ना काम करता था, क्रांतिकारियों के बीच मीटिंग करवाना, उनके लिए सामान पहुंचाना, धन की व्यवस्था करना, मास्टरमाइंड थे ये पूरे एक तरह से। 1904 में फिर इस संस्था का नाम कर दिया अभिनव भारत, यानी नया भारत। तो अभिनव भारत, उसके बाद में विद्या सावरकर का भी बहुत बड़ा रोल रहा, उसके बारे में हमने विस्तार से घंटे भर की क्लास में पढ़ाया है। ऐसे ही बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक अनुशीलन समिति थी। नाम से ऐसा लग रहा है कि भाई कोई एक साधारण होगी अनुशीलन, परंतु एक बहुत क्रांतिकारी समिति थी। और उसमें कौन थे इसके संस्थापक, पर्सन बनता है यहाँ से प्रथम नाथ मित्रा, PN मित्रा। तो देखो अनुशीलन और मित्रा इनके द्वारा स्थापित की गई थी। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भी दोनों ने याद रखना। इनकी पत्रिका थी युगांतर। इस युगांतर पत्रिका में वो जोशीले लेख लिखते थे, और इन्होंने बम बनाने के लिए जो है कारखाना खोला कि भी किस प्रकार से बम बनाया जाए और जो है अंग्रेज़ों को उड़ाया जाए। इसके लिए इनका एक दोस्त था, वो रूस भी गया था और भेष बदल कर गया और वहाँ से बम बनाने की टेक्निक लेकर आया और इनको बताया कि किस प्रकार से बम बनाना है। उसके बाद में बम बना भी लिया और अंग्रेज़ों पर हमला भी कर दिया। कैसे हमला किया, अलीपुर बम कांड उसका नाम रखा गया, मुजफ्फरपुर बम कांड भी 1908 में। 2 दोस्त थे, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी, ये स्कूल में पढ़ता था, 17-18 साल का। एक था खुदीराम बोस। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो मुजफ्फरपुर का जो जज है, जिसने फांसी की सज़ा सुनाई थी इनके किसी क्रांतिकारी दोस्त को, तो इन्होंने सोचा इसको उड़ाया जाए अब। तो वो कार में से जा रहा था वो, और तो इन्होंने खड़े थे तैयार होकर बम लेके और कार के ऊपर बम फेंक दिया। अब दुर्भाग्य से पता नहीं चला कि कार में वो नहीं था, उसकी फैमिली कोई लेडीज़ और वो थी, तो वो तो बच गया था, परंतु वो उड़ गए। तो वो उड़ गए तो फिर अब इनको ये तो क्लियर था कि पकड़े तो जाना ही है, पकड़ेंगे, अंग्रेज़ सज़ा भी देंगे, फांसी पे भी लटकाएंगे, काले पानी की खतरनाक सज़ा भी देंगे। काले पानी की सज़ा मैंने इस क्लास में बताई है, विनायक वीडी सावरकर वाले में। इनको काले पानी की सज़ा हुई थी, कई साल ये जेल में रहे थे। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो फिर जहर खा लिया आत्माहुति, और खुदीराम बोस को अंग्रेज़ों ने पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद में विदेशों में भी बराबर चल रहा था मामला कि भाई भारत में तो अंग्रेज़ पकड़ लेते हैं, विदेश में प्लान बनाना, वहाँ से हथियार भेजना, धन भेजना। उसके अलावा विदेशों में जो लोग भारतीय रह रहे थे, पढ़े लिखे लोग जहाँ पढ़ रहे थे, उनको तैयार करना, वहाँ से तैयार करके भारत भेजना, ये काम भी बराबर चल रहा था। अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, सिंगापुर में, सब जगह। तो जैसे रास बिहारी बोस जापान में थे, लंदन के अंदर भी अंग्रेज़ों के वहाँ लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने वहाँ इंडिया हाउस खोल रखा था। भारत के जो लोग जाते उनको वहाँ ठहरने की, चाय पानी की व्यवस्था, और फिर उनकी स्पेशल क्लास होती थी देशभक्ति की, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है। अंग्रेज़ों को लगता कि कोई धर्मशाला होगी। तो 1905 में वीडी सावरकर भी यहाँ से थे, और मदन लाल ढींगरा जो है, मदन लाल ढींगरा, जिसने करजन वाइली की हत्या की थी, करजन वाइली 1909 में, वो भी जो है यहीं से जो है तैयार हुआ था। तो वीडी सावरकर ने मदन लाल ढींगरा का पक्ष लिया, तो इनके ऊपर भी आरोप लगा दिया, वीडी सावरकर पर भी। गदर पार्टी, तो गदर फिल्म तो आपने सुना होगा, गदर का मतलब होता विद्रोह है। तो 1913 में ये बनाई गई थी। इसमें यही था, एक विज्ञापन निकाला अखबार में कि नौजवान चाहिए, सैलरी क्या है, मौत, काम क्या है,
तो काम है मतलब क्रांति, तो इस प्रकार से विज्ञापन निकाला गया था उसमें। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल मेन नेता थे, सोन सिंह भकना वो भी थे, तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे ही एक घटना और हुई थी जहाज की, कामागाटा मारू जहाज। ये 1914 की बात है, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो कनाडा जाने वाला एक जापानी जहाज था, यानी जापान से एक जहाज रवाना हुआ और कनाडा जा रहा था, जिसे बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पे लिया था। तो कनाडा ने क्या हुआ कि उसको उतरने नहीं दिया, वहाँ कनाडा ने उतरने नहीं दिया कि भाई हम यहाँ उतरने नहीं देंगे। तो फिर वो वापस आना पड़ा और बज कलकत्ता वापस लौटा। तो यहाँ पर उस पर फायरिंग हुई और 22 लोग मारे गए। 2014 में या पता नहीं कब ऐसे सुनने में आया था कि जिसके 100 साल हुए थे, तो कनाडा ने ऑथेंटिक रूप से इस घटना के लिए अब माफ़ी मांगी 100 साल बाद। महत्वपूर्ण अधिनियम और समझौते। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे, भाई 1919 तक आपने को पढ़ना है, तो प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई। तो 1909 और 1919 दो अधिनियम और लेकर आए अंग्रेज। पहले 1892 का हमने पढ़ा। 1909 में क्या हुआ, तो 1909 में क्या हुआ था आप याद रखना, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मोर्ले कौन था? मोर्ले जो है, मार्ले है, ये था वहाँ ब्रिटेन में भारत मंत्री या भारत सचिव। यानी 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो 1858 में ये कह दिया गया था कि ब्रिटेन में भी एक भारत मंत्री होगा। जैसे अपने यहाँ होता है ना शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तो कहा ब्रिटेन में वहाँ का एक सांसद मंत्री होगा जो भारत के मामले देखेगा, तो भारत मंत्री पद था। तो मोर्ले कौन था? वहाँ भारत मंत्री। मिंटो कौन था? मिंटो यहाँ था वायसराय। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर नाम पड़ गया मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मोर्ले मिंटो कह दो या 1909 का भारत परिषद अधिनियम कह दो। क्या था खास इसमें? खास तो क्या होना है, अंग्रेजों की प्लानिंग थी। सबसे बड़ी बात क्या थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल की शुरुआत की। कि भाई जैसे मुस्लिम जिस एरिया में है, मान लीजिए ये एरिया यहाँ पे मुस्लिम है और इस एरिया में मान लीजिए हिंदू है, या मान लो पास पास ही रह रहे हैं, जैसे भाई ये कॉलोनी मुस्लिमों की हिंदुओं की है। तो पहले तो सिस्टम ये था कि भाई सभी वोट दे रहे हैं नेता को। अब ये कर दिया कि जहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम ही नेता खड़ा होगा और मुस्लिम ही केवल वोट देंगे, हिंदू उसको वोट नहीं देंगे। तो ये तो एक सीधा सीधा बंटवारा हो गया धर्म के आधार पे। ये अंग्रेजों ने बीज बोए यहाँ से भारतीय विभाजन के। तो मिंटो ने उस समय कहा भी था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी। कि भाई जब बोए बेड़ पपूल बबूल का, तो आम कहाँ से होई। तो इन्होंने कहा कि भाई हम ये एक बहुत ऐसा बीज बो रहे हैं जो जहरी होना है उसका। तो ये बात उनको पता था अंग्रेजों को। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली उन्होंने शुरू कर दी, जिससे फिर धीरे धीरे मुस्लिमों के अंदर पृथकतावाद की भावना आने लग गई और कुछ मुस्लिम लीडर भी आ गए जिन्ना जैसे, जो और पूरी तरह से भड़काने लगे और आगे जाकर भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो ये बात हो गई। उसके बाद में 1909 में ही वायसराय जो है उसकी एक कार्यकारिणी होती थी, परिषद होती थी, जिसमें एक भारतीय को सदस्य बनाया गया। और कौन बने पहले भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखना, SP सिन्हा वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय। उसके बाद में दिल्ली दरबार, ये फिर से लगा, पहले 1877 में लगा, अब 1911 में लगा। इसमें क्या था? इसमें यह था कि लॉर्ड हार्डिंग, अभी हमने चर्चा की वाति पे, द्वितीय था, इससे पहले का हार्डिंग और आ चुका था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ये दिल्ली में दरबार हुआ, बंगाली विभाजन को रद्द कर दिया, कहा कि खुशी मनाओ, रद्द कर दिया है, राजधानी दिल्ली लेके आ रहे हैं। तो ये सब घटना उस समय हुई। फिर उस पर बम भी फेंका गया था 1912 में। अब अगली प्रमुख घटना है होम रूल लीग। होम रूल यानी होम यानी घर, रूल यानी शासन। तो ये आयरलैंड से आया हुआ जो है सिस्टम था, आयरलैंड की तर्ज पर भारत में भी होम रूल यानी स्वशासन की मांग हुई। कि भाई जैसे ब्रिटेन के पास एक आयरलैंड है, वो अपना शासन खुद चला रहे थे। कहा कि ठीक है, अंग्रेजों को आगे ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप विदेश मामले देख लो, सेना का देख लो, परंतु हमें हमारा शासन जो है, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर पालिका का हो, चाहे वो राज्य का हो, केंद्र का, वो हमें चलाने दो। तो वो था होम रूल। तो होम रूल की शुरुआत हुई 1916 से। ठीक है, 1916 में ही कांग्रेस के बीच वापस दोस्ती भी हो गई थी, नरमपंथी गरमपंथी, वो भी हम देखेंगे आगे, लखनऊ समझौता।
तो होम रूल में दो नाम आते हैं, तिलक का और एनी बेसेंट का। तो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की तिलक ने, और प्रभाव क्षेत्र इनका महाराष्ट्र था, परंतु बम्बई नहीं था, बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, उसके अलावा कर्नाटक और बरार। पत्रिकाएं आपको पता है तिलक जी की, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थे, ये हम तिलक जी के बारे में विस्तार से जब पढ़ते हैं क्लास में बता रखा है। और केसरी जो है मराठी में थे, ध्यान रखना, मराठा मराठी में नहीं, मराठा अंग्रेजी में, और केसरी नाम की है वो मराठी में। तो ये मराठी भाषा में उनकी दो पत्रिकाएं थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, भारत आ गई थी, और ये भारतीय स्वशासन के पक्ष में थी, पढ़ी लिखी महिला थी। इसने भी होम रूल की स्थापना की सितंबर 1916 में। कहाँ? मद्रास में। ये पूछा जाता है, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा। कहाँ? मुख्यालय था अड्डियार मद्रास में, प्रभाव क्षेत्र था शेष भारत, यानी कि वो मद्रास और बॉम्बे के अलावा। पत्रिकाएं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, किसकी? इनकी, ये जो है ना एनी बेसेंट, इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हो गया होम रूल के बारे में। इसी के साथ 1916 में क्या हुआ, जो 1907 में सूरत में जो विभाजन हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी नाराज हो गए थे, और फिर नरमपंथियों की चली, रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष बन गए। अब धीरे धीरे लोगों ने समझाना शुरू किया कि भाई कांग्रेस के अंदर फूट है, अंग्रेज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर कुछ जो चरमपंथी जो नरमपंथी थे लिबरल, उनमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई थी तब तक, कुछ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे, एक्टिव भी नहीं रहे। तो कहा कि हम इसको फूट को ख़त्म करते हैं और वापस दोस्ती करते हैं। तो लखनऊ समझौता उसको बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ के अंदर सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, तो लखनऊ पैक्ट बोल दिया। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार अध्यक्ष थे। और फिर जो है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए। हालांकि तब तक गरम दल ही एक्टिव था, नरम दल तो लगभग नरम हो चुका था। और फिर अब धीरे धीरे गांधी जी का प्रभाव भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाला था, तब तक नहीं था, 1917 से शुरू हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गांधी जी का भी डिटेल से अलग से पढ़ा रखा है मैंने 2-3 क्लास में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया। भाई मुस्लिम लीग उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई थी, ढाका में उसकी स्थापना हुई थी, बंगाल में सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में, नवाब सलीमुल्लाह खां, और 1906 में, ठीक है, 5-6 लगभग। तो मुस्लिम लीग भी एक अलग धारा अपना रही थी, और अंग्रेज़ तो ये चाह रहे थे कि भाई ये अलग रहें और हम इनके फूट का फ़ायदा उठाएं। तो ये एक अच्छा कदम रहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया। फिर मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की जो मांग है वो स्वीकार कर ली कि भाई आपका जो 1909 में आपको पृथक दिया है ना निर्वाचन, वो हम रख लेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी ने कहा। और आगे चलकर ऐतिहासिक भूल साबित हुई, परंतु इससे भूल भूल तो इसलिए हुई ना कि स्वाभाविक था कि भाई आगे जाकर फिर देश विभाजन जैसी नौबत आई, तो ये शुरुआत वहीं से हो गई थी ना भाई। वो जो पेड़ था जो जहर वाला, वो आगे जाके बड़ा पेड़ बन गया ना, पौधा था वो। अब 1917 में ही मॉन्टेग्यू घोषणा है, मॉन्टेग्यू। तो मार्ले मिंटो हो गया और फिर मॉन्टेग्यू का आएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनका लक्ष्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन सरकार, रेस्पॉन्सिबल सरकार की स्थापना करना है। तो ये जो मॉन्टेग्यू था, जो वाइसराय था, उसने ये कहा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू वाइसराय नहीं था, मॉन्टेग्यू था वहाँ भारत मंत्री। उसने ये घोषणा की कि भाई हम उत्तरदायी सरकार, धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार हम भारतीयों को बनाएंगे, आप चिंता मत करो, आप थोड़े से तैयार हो जाओ, थोड़े से परिपक्व हो जाओ, थोड़े से एक आप जिम्मेदारी वाले बन जाओ, आपको हमें लगेगा ना कि हाँ भाई अब इनको कुछ कुछ देना चाहिए, तो हम अपने आप देते रहेंगे। तो ये उन्होंने कहा। अब इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, भारतीयों ने उनकी मदद की थी, गांधी जी ने भी मदद की थी, और भारत के सैनिक उसमें शामिल हुए थे। तो ये लगा था कि युद्ध खत्म होते ही भारतीयों को कुछ न कुछ मिलेगा इनाम, बल्कि हुआ उसका उल्टा। अब अंग्रेज़ों के और उनका सिर सूज गया, कहते हैं ना कि वो घमंड में चूर हो गए, और उन्होंने भारतीयों के दमन की प्लानिंग बनाई। वो लेकर आए रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट नाम का एक अंग्रेज़ था, उसकी अध्यक्षता में ये कानून बना, और मार्च 1919 में ये लागू हो गया। बहुत खतरनाक कानून था
किसी भी भारतीय को अंग्रेज पुलिस पकड़ के जेल में डाल सकती है। कारण कुछ नहीं, जवाब कुछ नहीं, वकील कुछ नहीं, बस कि इस पे डाउट है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, पकड़ा, जेल में डाला, की ठुकाई, उसकी पिटाई। तो इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। शक के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। इतना खतरनाक कानून था ये। इसी बीच एक और बड़ी घटना हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो इनकी चरम ही हो गई, इनकी अत्याचार की, अंग्रेज़ों की। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो नेता थे पंजाब के, और इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया ये रॉलेट एक्ट में। अब इनका विरोध हुआ कि भाई पुलिस थाने में ले गई है हमारे नेताओं को, तो लोग इकट्ठे हुए। एक अमृतसर के अंदर जलियांवाला नाम का एक बाग था, एक स्थान था, वहाँ पे लोग सम्मेलन, कुछ लोग मंच पे बोल रहे थे, सामने महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब सुन रहे थे भाषण को। अब वहाँ पे आया जनरल डायर और आके उसने कर दिया फायर और अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे भगदड़ से मर गए, सारे दरवाजे बंद करवा दिए। मंच पे आया बिना कोई कारण के, शांतिपूर्वक सम्मेलन चल रहा था और दर 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 फायरिंग कर दी। तो ये एक अत्याचार की, अमानवीयता की सीमाएं हो गई थी। इसके बाद और क्या हुआ, जले पे नमक छिड़कना। क्या हुआ कि ये जो जनरल डायर था उसको अंग्रेज़ों ने शेर घोषित किया ब्रिटेन का, इसको इनाम दिया। हालांकि भारतीयों ने इसका बदला ज़रूर लिया, यहाँ से तो चला गया, पर जो लंदन में 1940 में बदला लिया गया, 20 साल बाद 1940 में उद्धम सिंह पंजाब का था, उसने जनरल डायर की लंदन में, वहाँ कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसकी हत्या कर दी पिस्तौल से। बदला ज़रूर लिया गया, 20 साल भले उसमें लग गए हो। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की घटना और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इससे भी भारतीयों को झकझोर के रख दिया, और भारतीयों ने अब जो है पूरी तरह से कसम खा ली अंग्रेज़ों से यहाँ से भगाने की, बदला लेने की। अब ये जो घटना हुई, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके जो नाइटहुड सर की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने, वो लौटा दी कि नहीं चाहिए ऐसी उपाधि। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, वो भी उन्होंने लौटा दी। शंकर नायर, जो वायसराय की समिति, जो हमने पहले पढ़ा था ना, एसपीसी ना 1909 में पहले बने, तो उस वायसराय की समिति में एक भारतीय होता था, शंकर नायर उसमें सदस्य थे। तो वायसराय के कारण के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कहा कि चिंता मत करो, ठीक है आप इतना विरोध कर रहे हो तो एक कमीशन बिठाते हैं, जांच करेंगे क्या मामला हुआ। तो हंटर कमीशन जो है उसको जांच समिति बिठाई गई हंटर की अध्यक्षता में। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे, चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। याद रखें, हंटर कमीशन में भारतीयों में चिमनलाल हो गया, साहबजादा हो गया, जगत नारायण हो गया, 3 भारतीय सदस्य भी थे। फिर कमीशन की रिपोर्ट आई और आई, परंतु होना क्या था। अब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये भारत मंत्री, ये वायसराय, वही बात मार्ले मिंटो वाली। अब 10 साल बाद 1919 में एक फिर से एक अधिनियम लेकर आए कि भाई जो 1909 में दिया था, 10 साल हो गए, अब कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ और अधिकार देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई पहले मुसलमानों को दिया था आरक्षण, अब सिखों को और दे दो ताकि और अलगाववाद की भावना बनी रहे। तो उन्होंने एक तो सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन क्या होता है, माता या पिता में से मान लो एक व्यक्ति अंग्रेज है, एक भारतीय है, उन्होंने शादी कर ली, तो उनके संतानें हैं, वो कहलाती है एंग्लो इंडियन। तो आंग्ल भारतीय इन सबको भी आरक्षण पृथक से दे दिया। साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, द्वैध शासन लागू कर दिया। ये क्या है डायरकी, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विषय कर दिए गए आरक्षित, कुछ कर दिए हस्तांतरित। जैसे मान लो कानून व्यवस्था है, वो तो दे दी भारतीयों को कि आप संभालो, पैसे का मामला है हम संभालेंगे, अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। तो अलग अलग शासन हो गया, 100% न भारतीयों का न अंग्रेज़ों का, तो द्वैध शासन। माल अंग्रेज़ों ने रख लिया, टेंशन समस्या उलाना भारतीयों के हाथों दे दिया, तो ये द्वैध शासन कहलाता है। द्वैध शासन, दोहरा शासन। तो ये प्रांतों में लागू हुआ, प्रांतों में, जो जैसे मान लो राजपूताना हो गया, या जैसे राजपूताना अंग्रेज़ों की सीधा नहीं था, जैसे मध्य प्रांत हो गया, बम्बई हो गया, ऐसे। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लगाई गई, 2 सदन वाली, जैसे लोकसभा राज्यसभा ना, वैसे। तो द्वैध शासन प्रांतों में याद रखना 1919, ये प्रश्न पूछा जाता है। केंद्र में 1935 में, ठीक है। तो 1919 तक का ये हमें पढ़ना था। अब कुछ चीज़ें,
कथन, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसने कहा? लाला लाजपत राय। शेफ्ट वाल्व लाला लाजपत राय ने कहा। कौन सी किताब में? यंग इंडिया में 1916। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस गंदे कीड़े की तरह है और मैं इसको दफन कर दूंगा। तो ये कांग्रेस कर्जन का था, लॉर्ड कर्जन, अंग्रेज वायसराय। संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी, हमने पढ़ लिया श्यामजी कृष्ण वर्मा की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की है। 1857 की क्रांति मैंने विस्तार से पढ़ाई है, 2 घंटे के लगभग, आप देख लेना 2 क्लास में। श्यामजी कृष्ण वर्मा की भी एक पत्रिका थी, हमने पढ़ा ना, लंदन हाउस। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रयास ये था कि भी एक गुणवत्तापूर्ण क्लास आपके लिए लाई जाए, जिसमें 1858 से लेके 1919 तक की कंप्लीट जो घटनाएं थी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही थी, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक थी प्रत्येक घटना, तो उसको हमने देखा। जिसमें चाहे वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो, या फिर 1885 से पहले की संस्थाएं हो, या कांग्रेस पार्टी हो, फिर कांग्रेस पार्टी के 2 धर्मपंथी गर्मपंथी, वो हमने देख लिए। उसके बाद में 1907 की सूरत फूट, 1916 का लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, 1909 का, और 1919 का अधिनियम। प्रमुख घटनाएं जो थी वो आपके सामने रखी है। और अब मेरा प्रयास रहेगा कि अगली एक क्लास होगी जिसमें 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक के, ताकि आप पुनः उसका अभ्यास कर सको। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो एप्लीकेशन है यस गुरु नाम से, वो भी आपको जो है दिखा देता हूँ मैं। ये इस प्रकार से स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जैसे आप यस गुरु डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स, यहाँ से सीधे बुक्स का ऑर्डर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ये किताबें हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। स्कूल व्याख्याता के लिए 110-20 पेज की है, थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आए क्वेश्चन है। ये आए क्वेश्चन जो है 20 पेपर है इसमें, 20 परीक्षाओं के, और केवल वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार विस्तृत और गहन व्याख्या। ये सेकंड ग्रेड के लिए इसी प्रकार से सॉल्व पेपर PYQ, ये सामाजिक के लिए इसी प्रकार से सॉल्व पेपर PYQ। ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन से यहाँ से भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।